ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर देख रहे थे। उसमें लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने देखा था कि सेक्टर वाइज इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसा है, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। क्या क्या एक्टिविटी थी प्राइमरी में? हम्म। ठीक है, करेक्ट। एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री या अलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये सब थी। और इसमें हम लोगों ने देखा था जो ज़्यादा वर्कफोर्स है वो कहाँ देखने को मिलती है आपको? गांव के अंदर, है ना। क्योंकि खेती बाड़ी और ये सब जो एक्टिविटी है जनरली आपको गांव के अंदर देखने को मिलेगी, राइट। प्लस इसमें एक बड़ा यूनिक फीचर है, जनरली हम बोलते हैं हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधान। क्या होता है उसका मतलब? हाँ, मेल जो है वो डोमिनेंट है, औरतें इसलिए वर्कफोर्स में कम दिखाई देती हैं। लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एज कंपेयर टू पीपल, और सॉरी एज कंपेयर टू मेन, वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। आप देख सकते हो 43.6। ये क्या है? WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब जनसंख्या में कितने लोग जो हैं काम कर रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं ज़्यादा औरतें कहाँ काम कर रही है? खेती बाड़ी में, प्राइमरी एक्टिविटी में, एज कंपेयर टू मेन। इसका रीज़न क्या था? क्या है इसका रीज़न, क्यों औरतें ज़्यादा काम कर रही है प्राइमरी सेक्टर में? अरे जिनको सैलरी नहीं मिलती, वी डू नॉट कंसीडर देम एज वर्कर। हाँ, तो वही तो मैंने बताया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, या वर्कर किसे बोलते हैं? जो एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करे। अब पैसे ज़्यादा मिल रहे कम मिल रहे उससे हमें मतलब नहीं है, बट पैसे मिलने चाहिए। यहाँ पे यस, ये बात सही है कि ज़्यादातर और घर की महिलाएं होती है, लेकिन इनको जो पैसा मिलता है इसके बदले बहुत कम मिलता है। ठीक है, लेकिन महिलाएं क्यों ज़्यादा है? इसका कारण ये है कि ज़्यादातर गाँव से जो है लोग माइग्रेट कर जाते हैं, मैन माइग्रेट कर जाते हैं। गुड इवनिंग। गांव से लोग माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ? शहरों की तरफ। और ये जो माइग्रेशन पैटर्न होता है ये जनरली मेल्स का होता है, क्योंकि बेहतर इनकम के लिए मेल्स माइग्रेट कर जाते हैं गांव से शहरों की तरफ। औरतें पीछे रह जाती हैं, इसलिए वर्कफोर्स में औरतें, ये भी एक रीज़न है क्यों ज़्यादा है। प्लस जो वुमेन लेबर है चीपर है, औरतों को आपको उतना ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है जितना आदमी को देना पड़ता है। तो इसलिए औरतें ज़्यादा काम करती हुई दिखाई देती हैं। इस फिनोमिना के लिए, इस प्रोसेस के लिए एक वर्ड भी, एक फ्रेज भी बताया था मैंने तुम्हें, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सोसाइटी में भी बताया था। कृषि का महिलाकरण या कृषि का नारीकरण हो गया। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं मिल रहा है इन औरतों को। क्लियर? बाकी आप जितने भी सेक्टर्स देख लीजिए, सेकेंडरी में देख लीजिए, जो कंपैरिजन है मेल्स ज़्यादा हैं। सर्विस सेक्टर में भी मेल लगभग डबल से भी ज़्यादा है महिलाओं के तुलना में। ठीक है, फिर हम लोगों ने एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी का। प्राइमरी जो है वो गांव के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि खेतीबाड़ी के लिए ज़मीन तुम्हें गांव में ही मिलेगी। इसलिए रूरल एरिया के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं खेतीबाड़ी में बहुत ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में जब हम आते हैं तो रूरल एरिया के अंदर पार्टिसिपेशन वर्कर्स का कम हो जाता है, ज़्यादा किसका देखने को मिलता है? अर्बन एरियाज़ का। क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। वो सब सुविधाएं कहाँ मिलती है? शहरों में। और क्योंकि शहरों में मिलती है इसलिए ज़्यादा जो लोग हैं वो शहरों में इंडस्ट्रीज में काम करते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। इसी तरीके से सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी, ये सब किस एरिया के अंदर आते हैं? हमारे बोल सकते हैं जो अर्बन एरियाज हैं उसके अंदर। इसलिए इसमें जो अर्बन एरिया का पार्टिसिपेशन लगभग लगभग 60% है। वहीं इसको कंपेयर करो रूरल रीजन से, रूरल रीजन में ये सुविधाएं आपको कम देखने को मिलेगी, तो इसलिए नंबर भी कम है, 15.5। तो हम लोगों ने सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था। अब अगला हेडिंग डालो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स, सॉरी नहीं, दूसरी हेडिंग डालो इसमें, डायनेमिक्स एंड चैलेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट। डायनेमिक्स एंड चैलेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट।
डायनेमिक्स एंड चैलेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एक तो हम लोगों ने देखा था जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो इंडिया के अंदर जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज हुई, है ना। जीडीपी मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब उसको गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए लोग भी ज्यादा चाहिए होंगे, है ना। अगर चीजें बन रही है तो बनाने वाले भी तो बढ़ेंगे ना। लेकिन ये चीज इंडिया में हुई नहीं। हमारे इंडिया के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, खासकर एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, आप देखो यहां से हम देखते हैं 90s से लगातार जीडीपी रेट मोटा मोटी बढ़ी है यहां से लगातार, राइट। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट रेट में जो इंक्रीमेंट होना चाहिए था वो इसके बराबर बराबर नहीं बढ़ रहा, उल्टा नीचे रह रहा है, घट भी रहा है, राइट। तो एक बड़ा यूनिक सा इशू इंडिया ने फेस किया कि यस जीडीपी जरूर बढ़ी, लेकिन इट डिड नॉट मैच विद द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रेट, है ना। कि जिस तेजी से अगर जीडीपी बढ़ रही थी उस तेजी से एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ना चाहिए था, बट वो चीज हुआ ही नहीं। उसमें भी कंसिस्टेंट नहीं है, बीच बीच में गिर रहा है। आ रही है बात समझ? तो ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ इंडिया के अंदर? चलो ठीक है, मशीन आ गई थी, और हमारे जब बताया ना एलपीजी रिफॉर्म सुधार हुए, तो एक एरिया जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी वो कौन सा था? सर्विस सेक्टर, आईटी। आईटी ने भले ही पैसे कमा के देगा, मतलब अगर मैं मान लो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, हाँ हाँ, उसने जितनी दी ना उसमें फायदा क्या हुआ? अगर मान लो मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो कई गुना पैसे कमा सकता हूँ। आज मैं चहल अकेडमी आता हूँ, उस पर डाल दूँ सारे लेक्चर्स, एक को बेचूँ, 10 को बेचूँ, 1000 को बेचूँ। लेकिन अगर मैं किसान होता, अगर मैं गेहूं उगाता, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता था? एक का डबल कर सकता हूँ, वो भी बहुत हद मार ली तो कर सकता हूँ। लेकिन सर्विसेज सेक्टर में आप डबल ट्रिपल 100 टाइम्स कर सकते हो। एक ही सॉफ्टवेयर बनाओ, बेचो सबको। अरे बच्चों में, तो सर्विसेज सेक्टर में पैसा खूब है, माना उसमें पैसा खूब है, लेकिन उसमें जो वर्कर चाहिए वो क्या चाहिए? हाईली स्किल्ड चाहिए। आई बात समझ में? तो जो पैसा बढ़ा वो सर्विस सेक्टर के कारण जरूर बढ़ा, लेकिन क्योंकि उसमें वर्कफोर्स कैसी चाहिए थी? स्किल्ड चाहिए थी, और इंडिया के अंदर स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। आई बात समझ में? तो एक रीजन ये भी बोल सकते हैं आईटी इंडस्ट्री ने भले ही ग्रोथ दिया, जीडीपी ग्रोथ दिया, लेकिन वो बराबर ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं कर पाया। हम लोगों ने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नहीं बनाए गांव के अंदर। हाँ, गांव के अंदर गांधी जी कह गए थे कि चरखा चलाओ और ये खादी वादी बनाओ, और लेकिन जैसे ही गांधी जी गए उनके साथ उनका ये वाला आइडिया भी खत्म कर दिया। सरकार ने बोला बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाते हैं, नेहरू जी ने बोला कि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उनके आइडिया को पेटी पैक कर दिया था गांधी जी वाले को कि नहीं, उनका आइडिया सही नहीं है, हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ठीक है। तो ये बोल सकते हैं इश्यूज रहे। तो सबसे पहले यही लिखो, पहला पॉइंट, द ग्रोथ इन जीडीपी रेट, the growth in GDP rate was not matched by was not matched by growth in growth in employment, was not matched by growth in employment, full stop. Thus India's growth is often termed as jobless growth. Thus India's growth is often termed as jobless growth. ठीक है, ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कभी अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद रहे तो तुम एक रफ आइडिया बना सकते हो कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जीडीपी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके बराबर आपका नीचे वाला जो ग्रोथ रेट है एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये बराबर बढ़ नहीं रहा है। क्लियर है? फिर मैं लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जनरली जनरली
when an economy develops, comma, the workforce the workforce shifts from ठीक है, क्या लिखा हुआ था लास्ट लाइन? हाँ, जनरली व्हेन एन इकोनॉमी डेवलप्स, कॉमा, वर्कफोर्स शिफ्ट्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू workforce shift from primary sector to secondary, and then to tertiary. But, comma, but India witnessed a skewed pattern, SKEWED, skewed pattern, SKEWED, skewed pattern, SKEWED, skewed मतलब बनाया नहीं, बिगड़ा हुआ थोड़ा सा, ठीक है। जनरली जो ट्रेंड होना चाहिए था कि प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी, सेकेंडरी से निकल के टेरिशरी, इंडिया में ये पैटर्न बिगड़ा हुआ था, ठीक है। बट इंडिया विटनेस्ड अ स्क्यूड पैटर्न wherein the workforce the workforce shifted from the workforce shifted from primary sector to from primary sector to services sector. दिख रहा है? तो जब आज़ाद हुए थे हम लोग, या ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम ही समझ लो, 72 73, जो प्राइमरी सेक्टर में पार्टिसिपेशन था 75% था। धीरे धीरे हम चल रहे हैं आगे आगे आगे, 2011-12 का जो साल की बात करें तो ये नंबर लगभग लगभग 50% के पास आ गया, ठीक है। यानी ये तो चीज़ समझ में आती है कि जैसे जैसे डेवलप किया प्राइमरी सेक्टर का पार्टिसिपेशन कम हुआ है, बट ये जो लोग निकल कर जाने चाहिए थे सेकेंडरी में ज़्यादा होने चाहिए थे, हम कंपैरिजन में देख रहे हैं कि वो ज़्यादा कहाँ पर है, सर्विस सेक्टर में, ठीक है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि यस ये बढ़ा, लेकिन इससे तेज़ी से जो बढ़ा था वो सर्विसेज सेक्टर बढ़ा था। आमतौर पे क्या होना चाहिए था, प्राइमरी से निकलते सेकेंडरी में होते, फिर सेकेंडरी से निकल के टेरिशरी में पहुंचते, ज़्यादा बेहतर होती, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस होता, हमारे पास आज चाइना से इंपोर्ट करके नहीं लाना पड़ता सामान। लेकिन क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी रही, और खासकर एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो ज़्यादातर पैसा आया वो कहाँ गया, सर्विसेज सेक्टर में, तो इसलिए ज़्यादातर लोग सर्विसेज सेक्टर में शिफ्ट हो गए, और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो हो गया थोड़ा सा मिस, वो रह गया कैसा, कमज़ोर, ठीक है। और जब वो कमज़ोर रह जाएगा तो आगे हमारा मैन्युफैक्चरिंग कमज़ोर ही रहेगा, इसलिए आज भी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत वाला हमें करना पड़ रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? चाहो तो ये 2011-12 वाला पैटर्न बना लो, सिर्फ 2011-12, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी तीनों का बना लो, ताकि आपको पता रहे कि कौन से सेक्टर में कितने लोग हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया पैटर्न? तो ये इंडिया के साथ एक यूनिक प्रॉब्लम है, जिसके कारण आज भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है वो कैसा है, कमज़ोर है। क्लियर है? बाकी दोनों हाँ या ना? हाँ या ना? अभी आवाज़ नहीं आई? ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अरे तो हाँ या ना तो बोल सकते हो ना। अब इतना भी नहीं बोल पाओगे तो फिर वो पढ़ाकू का रिवर्स लगोगी। ठीक है। चलो आगे लिखो। नेक्स्ट एक ट्रेंड, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। एक इसी के अंदर पॉइंट लिखो, कैजुअलाइजेशन। CASUALISATION, कैजुअलाइजेशन। कैजुअल सुना है? क्या होता है कैजुअल? थोड़ा सा अलग। ये अलग तो यूनिक भी होता है। कैजुअल का तरीका मतलब कि तुमने कोई बहुत ध्यान से ये काम नहीं किया है, बहुत हाँ लापरवाही से, कैजुअली आपने ये कर दिया है। ठीक है, कि आप थोड़ा केयरलेस एटीट्यूड है उस चीज़ की तरफ, ये है कैजुअल। जैसे आपका बैठने का तरीका बड़ा कैजुअल है। ठीक है, क्लियर। तो कैजुअलाइजेशन किसका? वर्कफोर्स का। यानी इनके साथ क्या हो रहा है? इनके साथ भी केयरलेस तरीका हो रहा है, इनके साथ भी इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। एक और वर्ड लिख लो, इनफॉर्मलाइजेशन। लिखो, कैजुअलाइजेशन लिखा स्लैश या और इनफॉर्मलाइजेशन, INFORMALIZATION, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। आई थिंक ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया हुआ है। जब LPG रिफॉर्म्स हुए थे तो क्या हो गया? अब कंपनीज कंपटीशन फेस कर रही है, और कंपटीशन में सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। अगर बाजार में मान लो हम चारों कंपनीज हैं, तो क्या है, सबके बीच में कंपटीशन है। हर कोई प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट ले जाना चाह रहा है। करेक्ट। और वो कब होगा? जब आप अपनी इनपुट कॉस्ट कम करो, या तो घटिया रॉ मटेरियल लगाओ, लक्स की साबुन बेचो तुम बना बना के, राइट। लेकिन आप कितना कम कर दोगे? तो फिर क्या करोगे? वर्कर्स की सैलरी कम करने की कोशिश करोगे। कैसे? हम्म। हम्म। तो ऐसे क्या जीरो कर दोगे क्या? बंधवा मजदूर बनाऊंगा? हाँ। हाँ। नहीं लेकिन सरकार भी है इसमें, हमें ये ध्यान में रखना, सरकार इज ऑल्सो देयर। सरकार भी एक प्लेयर है। सरकार ने बहुत सारे लेबर लॉज बना रखे हैं, तो एक लिमिट से नीचे नहीं कर सकते आप, है ना? ठीक है, बिल्कुल वही है। लेकिन उसके बाद भी नए नए तरीके निकाल दिए, जैसे गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर। ये जो स्विगी जोमेटो वाले हैं, ये कंपनी वाले ये नहीं बोलते कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये बोलते हैं ये हमारे पार्टनर्स हैं। क्योंकि अगर वर्कर बोल दिया, तो सरकार ने बहुत सारे लेबर के लिए कानून बना रखे हैं, उसके तहत उन्हें प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। जैसे अगर आपके यहाँ पर कुछ मिनिमम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो आपको उन्हें इंश्योरेंस देना पड़ेगा। उसको चोट लग गई, मान लो करते करते ये पंखा तुम्हारे ऊपर गिर गया, अगर तुम वर्कर होते यहाँ पे तो हाँ, तो भी करेक्ट। तो क्या होना पड़ेगा? तुम्हारा पूरा हेल्थ वेल्थ का सबका ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तुम्हें इंश्योरेंस देना पड़ेगा। अगर तुमने कुछ मिनिमम साल यहाँ पे काम कर लिया, तो तुम्हें ग्रेचुटी देनी पड़ती है। ग्रेचुटी मतलब कुछ पैसा देना पड़ता है कि हाँ तुम 3-4 साल यहाँ पे काम कर चुके हैं। बोनस अलग हो गया थोड़ा सा। ग्रेचुटी मैंडेटरी होती है कि अगर आपने 3 साल मिनिमम काम कर लिया कहीं पे, तो उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। ठीक है, तुम्हें पेंशन दी जा सकती है, राइट। तो ये सब चीज़ों के लिए ऊपर कानून बना रखा है गवर्नमेंट ने। तो इन गवर्नमेंट से बचने के लिए वो क्या करते हैं? वो करते हैं कि ठीक है, हम इन्हें फुल टाइम वर्कर के तौर पे नहीं हायर कर रहे, परमानेंट वर्कर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम लोगों के बीच में समझौता हो रखा है, ये सिर्फ साल भर यहाँ काम करेगा, और क्योंकि ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो इसको हम वो जो बेनिफिट्स देने चाहिए थे इंश्योरेंस के, वो सब नहीं देंगे। क्लियर है? या जैसे आजकल ये गिग इकोनॉमी में चल रहा है, स्विगी जोमेटो वाले, ये वर्कर्स कहलाते ही नहीं है। कंपनी वाले इन्हें वर्कर्स मानते ही नहीं है। कंपनी वाले बोलते हैं ये तो पार्टनर है, हम और ये आपस में बराबरी का लेन देन है। ठीक है, ये भी जैसे मालिक की हैसियत होती है, उसी उतनी ही हैसियत इनकी भी है। हम दोनों अलग अलग नहीं है। कंपनी इज इक्वल टू वर्कर्स, सॉरी, कंपनी इज इक्वल टू पार्टनर्स। तो इसलिए इन्हें ये बेनिफिट्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये जब मर्जी आते हैं तब काम करते हैं, और जब मर्जी होती है तब काम नहीं करते हैं। इन्हें आज़ादी है काम करने की। इनका वो वाला सिस्टम नहीं है
कि तुम 9 बजे आओ और फिर 5 बजे घर जाओ। तुम्हें जब मन करना हो तुम आओ, काम करो, पैसे कमाओ और जाओ। लेकिन इस चीज़ में वो ये चीज़ छुपा लेते हैं कि यार रियलिटी में उनके साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वर्कर्स के साथ। उन्हें ना तो कोई इंश्योरेंस मिलता है, 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में अगर उसका एक्सीडेंट हो गया फिर कौन देगा पैसे? आपने तो बोल दिया हमारा वर्कर नहीं है, हमारा तो पार्टनर है, और ये बोल के आपने इंश्योरेंस देने से बच गए। बट रियलिटी क्या है, आपके 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में उसे भागना पड़ता है, ट्रैफिक लाइट्स क्रॉस करनी पड़ती है कई बार। तो ऐसे में ऐसे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कल को मान लो उसे जॉब नहीं मिल रही, तभी तो वो आपके यहाँ पे काम कर रहा है ना, और आप उसका फर्दर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, आप उसका और नुकसान कर रहे हो। मान लो कल को बीमार हो गया तो फिर उस दिन कोई कमाई नहीं है, ज़ीरो कमाई। ऐसे में क्या हो जाएगा, पावर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा, गरीब हो जाएगा। या कोई बड़ी बीमारी होगी, मान लो चला चला के उसकी बाइक जो है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया, है ना, बहुत सारी बीमारी होती है ना, स्पॉन्डिलाइटिस और ये सब। ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है, फिर उसका पैसा कौन देगा? आ रही बात समझ में? क्या स्टूडेंट का क्या होना चाहिए? बीमा? बीमा फिर अपने घर वालों को बोले ये करवाए। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी सब सुख सुविधा है, तुम्हें बस आके बैठना और पढ़ना है। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के घर वाले देख सकते हैं वो चीज़। क्लियर? समझ में आया? और दूसरी चीज़, वहाँ पे तुम जाते हो और कहीं जगह किसी एस्टैब्लिशमेंट में, तुम्हें काम के बदले पैसा मिलता है। यहाँ तुम ले रहे हो, तुम कस्टमर हो। ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ नहीं मांग सकते। क्लियर? समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन या इनफॉर्मलाइजेशन। आजकल सरकार भी ऐसा करती है, तुमने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। हाँ, करेक्ट। सरकार के पास अब देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है, सरकार के पास देने के लिए पैसे नहीं है, पैसे लिमिटेड ही हैं। अब अगर परमानेंट हायर कर लिया तो उसको पेंशन भी बांधनी पड़ेगी, उसको बीमा भी बांधना पड़ेगा और सब सुविधाएं बांधनी पड़ेगी उसकी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रख लूँ तो साल भर काम करता रहे, उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देंगे, और ये कोई पेंशन देने का झंझट नहीं, कोई अलग से डियरनेस अलाउंस देने का झंझट नहीं। ये सारे झंझट से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। आ रही है बचपन में? तो इसको क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, कैजुअलाइजेशन या इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। समझ में आया? हाँ है ना? चलो लिखो। है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, चलो लिखो। द ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन from regular salaried employment, the transition from regular salaried employment salaried employment to casual wage work, casual wage work। ठीक है। एक कीवर्ड ये लिख लेना, फ्रीलांस। ये बताया था ना मैंने वर्ड। हाँ, ऐसा इंडिविजुअल जो रेगुलर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं है, जो जब मन आता तब आएगा, काम करेगा और चला जाएगा। ठीक है, कि आपने सिर्फ वर्क बेसिस पे किसी को हायर किया है, जैसे ही वो वर्क खत्म हो जाएगा वो चला जाएगा। दिहाड़ी वाला, लेकिन थोड़ा बेटर वर्ड है। नहीं नहीं, थोड़ा ज़्यादा वो है। हाँ, दिहाड़ी कैजुअल है, ये वाला थोड़ा पॉश है, थोड़ा अर्बन है। ठीक है, कि हाँ ये लग रहा है कि वाकई पैसे कमा लेता होगा। क्लियर? लेकिन इसके साथ भी प्रॉब्लम है, वही वाली गिग इकोनॉमी वाले वर्कर के जैसी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है,
एज एन इकोनॉमी डेवलप्स, दो पैटर्न हम लोग देखते हैं, एक तो प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी, सेकेंडरी से निकल के टेरिशरी, ऐसे वर्कर्स का मूवमेंट होता है। और एक और मूवमेंट क्या होता है, जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में से निकल के फॉर्मल सेक्टर में जाएंगे। अब खेती बाड़ी से निकलोगे, किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाओगे, किसी बड़ी एमएनसी कंपनी में, सॉफ्टवेयर की कंपनी में जाओगे, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, मतलब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा तुम्हें कितने दिन आना है, कितनी तुम्हारी छुट्टी रहेगी, और कितने घंटे तुम्हें काम करना है ये भी लिखा है। अगर तुमसे ओवर टाइम कराया जा रहा है, एक मिनट भी तुमसे ज़्यादा ओवर टाइम कराया जा रहा है, उसके भी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, डबल होता है। अगर तुम्हें ओवर टाइम कराया जा रहा है तुम्हारे एम्प्लॉयर के द्वारा, डबल पैसे मिलते हैं, ये भी कानूनों में लिखा हुआ है। लेकिन ये सब सुविधाएं कब मिलेगी, जब आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट के थ्रू, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखा जाएगा, एक फॉर्मल जॉब में रखा जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको रखा ही नहीं जा रहा इस फॉर्मल में, आपको तो इनफॉर्मल में रखा जा रहा है, जानबूझ के फ्रीलांसर, डिलीवरी पार्टनर्स और ऐसे अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं ताकि आपको वर्कर ना बताना पड़े। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, वर्क फोर्स का हो रहा है इनफॉर्मलाइजेशन, वो वापस वहीं पे जा रही है जहाँ से वो इनिशियली निकली थी। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सारी कोई सुविधा नहीं है। हाँ, हाँ, वो इंश्योरेंस के तहत ही है। आजकल सिर्फ इसमें नहीं है, इनफैक्ट आर्मी में भी होने लग गया, अग्निवीर। पहले क्या होता था, नौकरी पक्की होती थी कि या तो रिटायर होके जाओगे या फिर शहीद होके। अब क्या है, 4 साल के अंदर रवाना। करेक्ट। ये सब चीज़ें सुविधाएं थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, सरकार को लग रहा है यार बर्डन ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं, इनको भी इनफॉर्मल तरीके से थोड़ा हायर करते हैं। हाँ, उनको दो दो तीन तीन चार चार। अभी पंजाब के अंदर ऐसा था, आप अगर एक दिन के लिए भी एमएलए बन गए तो पेंशन बन जाएगी आपकी पूरी ज़िंदगी की। अगर आप दूसरी बार फिर से बन गए एमएलए तो दो दूसरी पेंशन चालू हो जाएगी, तीसरी बार बन गए तो तीन तीन पेंशन चल रही है। आ रही है बचपन में। और वहाँ आप फौजी को देने में इनको लग रहा है कि बोझ बढ़ जाएगा। आ रही है बचपन में। हालांकि अब तो ये जो पंजाब के अंदर थी, अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट आई है पंजाब में, आप गवर्नमेंट, उसने ख़त्म कर दिया ये वाला सिस्टम। बट हाँ, अभी तक चल रहा था, आप समझो। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है क्या, यहाँ का मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। वो सब लॉ खुद ही बनाते हैं ये लोग, ठीक है। तो इनके पास सोल्जर को देने के लिए नहीं है, लेकिन नेताओं लोगों को देने के लिए है। करते हैं। 50-60 हज़ार तो सिर्फ स्टेशनरी अलाउंस होता है कि तुम्हें पेंसिल, रबड़ शार्पनर खरीदना, पेन खरीदने, कागज खरीदने, तो 60 हज़ार रुपए का तो उसका अलाउंस मिलता है। क्या? ओके, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ वर्क फोर्स की नहीं, हम तो आर्मी की भी आजकल बोल रहे हैं कि कैजुअलाइजेशन उनका भी हो रहा है। 4 साल के अंदर अब क्या होता है, अगर शहीद हो गया इस दौरान अग्निवीर, तो उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना एक रेगुलर उसको मिलता है, सोल्जर को मिलता है। हम्म, करेक्ट। लिखो अब इसके बारे में भी एक, इसी के अंदर एक नया लाइन से लिखो। एज एन इकोनॉमी डेवलप्स, एज एन इकोनॉमी डेवलप्स। हाँ, एक और चीज़, ये अग्निवीर वाला ना मैंने तुम्हें बस बताने के लिए एग्जांपल दिया, आंसर में मत लिख देना। अरे भाई, रिलैक्स, रिलैक्स, ठीक है। अग्निवीर वाला सिर्फ बोलने के लिए एग्जांपल दिया, अपने आंसर राइटिंग में अभी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलो लिखो। व्हेन एन इकोनॉमी डेवलप्स, व्हेन एन इकोनॉमी डेवलप्स, जनरली generally workforce transition from, when an economy develops, generally workforce transition from informal to formal, informal to formal sector, but comma but
in India we are again witnessing but in India we are again witnessing the rise in informal jobs, rise in informal jobs such as such as gig worker, gig गिग सुना है क्या होता है? नहीं, ऐसे रटना नहीं है अपने को। सबसे पहले गिग का मतलब ढूंढो। गिग का मतलब होता है कोई छोटा मोटा काम। बोलते हैं ना ये कॉमेडी का गिग है, तो एक छोटा काम है, राइट? कि आपने ये काम निपटाया और आप घर जाओ फिर काम करके, ठीक है? इसको बोलते हैं गिग वर्कर। मतलब कोई छोटा सा काम है, करो घर जाओ, पैसे उसके बदले मिल जाएंगे, ठीक है? यानी काम जो है वो कोई रेगुलर बेसिस का नहीं है। काम आएगा तब आपको बुलाया जाएगा, काम नहीं होगा तो आप घर बैठो अपने। अगर मान लो कल को लोग स्विगी जोमेटो मंगा ही नहीं रहे हैं, फिर क्या होगा? इनको कोई जॉब नहीं मिलेगा फिर। इनको तो तभी तक जॉब मिलेगा, ओला उबर वालों को तभी तक जॉब मिल रहा है जब तक कोई आपके ऊपर टैक्सी बुक कर रहा है। अगर टैक्सी बुक ही नहीं करेगा तो फिर बैठे रहो, घर पे बजेगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये इश्यूज हैं इसके साथ कि आमतौर पे। हाँ। क्यों, अभी भी लूट सकते हैं, तुम्हें क्या पता उसने कैसे कैलकुलेट किया है? हाँ, करेक्ट। वो बेवकूफ़ बना सकते हैं, जो जनरली ऑटो टैक्सी वाले होते थे पहले बेवकूफ़ बना देते थे कि आपको आइडिया नहीं है कि कितना किलोमीटर। अब तो आप मैप से देख के पता लगा सकते हो कि हाँ इतना किलोमीटर है, राइट? हाँ, करेक्ट। हाँ, वो चीज़ तो बेनिफिट हुआ है, बट अगेन उसके अंदर भी पैसे कैसे दिए जाते हैं। अगर तुम कभी टैक्सी से ट्रैवल करना तो तुम देखना कि एक्चुअली उस ड्राइवर को कितने पैसे मिलते हैं। हम्म, करेक्ट। तो ये वाला फिर इशू हो जाता है, इसमें सिक्योरिटी का भी इशू हो जाता है। तो कभी भी अगर वो ऐसा बोलता है तो ऐसे मत चले जाना, नहीं तो डब्बे में पैक मिलोगे। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए बेटर है कि जैसा है वैसे चलने दो। हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार की ये कंपनीज क्या करती है, खुद का मुनाफा कमाती हैं और जो ड्राइवर होते हैं, जो ये पार्टनर्स होते हैं, इनका मुनाफा कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये नोन फैक्ट है कि ऐसा होता है। क्लियर? तो ये कुछ इश्यूज देखे हम लोगों ने। आगे लिख लो एक और, एक डेटा लिख लो। अबाउट 94% ऑफ अबाउट 94% ऑफ Indian workforce is employed in about 94% of India's workforce is employed in unorganized sector, is employed in unorganized sector, unorganized या informal sector, unorganized या informal sector। ठीक है, मतलब 90%, 94% जो हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, उनको हम बोल सकते हैं कि कोई पेंशन नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। ये वो वाले सेटअप है लाला की दुकान टाइप के, कि लाला जी आएंगे, दुकान खोलेंगे, शटर अप होगा, तब आप जाओगे काम करोगे, और लाला जी जब निकलेंगे तभी आप निकलोगे। आप पहले नहीं निकल सकते। जिस दिन आप काम पे नहीं आओगे उस दिन आपकी कोई सैलरी नहीं है। आप बीमार हो गए तो लाला जी सैलरी देने के लिए, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कल को उन्होंने सैलरी देने से मना कर दिया तो भी आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि वो जो पर्सन है आपको काम पे रखा हुआ था। आ रही बात समझ में? तो ये सारे क्या है, इश्यूज हैं। और इन इश्यूज के क्या कारण क्या होता है, वर्कफोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। आ रही बात समझ में? क्लियर यहाँ तक? चलो आगे लिखो नेक्स्ट। नया हेडिंग, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब बेरोजगारी के भी कई प्रकार हैं। क्या? हाँ, पोस्ट क्रिएट नहीं कर पाती है, लेकिन उसके भी बहुत सारी कंडीशन है ना।
ठीक है। और 4,000 में तुम क्या कमा लोगे? 4,000 में कौन नौकरी देगा? हाँ। हाँ। नहीं, कर तो सकती है, पर ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि कर नहीं पा रही है, तब ये बचने के लिए ये देना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि हर अनएम्प्लॉयड आदमी को मिल रहा है। हाँ। नॉलेज भी होनी चाहिए ना उसके लिए। अब कितने सड़क पे घूम रहे हैं, ग्रेजुएट बहुत बतेरे घूम रहे हैं। इस एरिया के अंदर ही देख लो, ये हजारों की संख्या में होगा, है ना? क्या? हाँ, ठीक है। तो इतने लोग हैं, अगर सारे मांगने पहुंच जाए ना तो सरकार को भी पीछे हटना पड़ेगा इससे। क्लियर है? ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और सरकार कौन से एकदम से तुरंत हाथ में दे देती है? हाँ। तो ऐसे थका थका के गवर्नमेंट देती है। करेक्ट है। तो ये इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। क्लियर? चलो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पहला लिखो इसमें। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सुना है कभी? ये क्या होता है? गिस नहीं, हाँ बताओ। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हैंड रेज नहीं किया था? नहीं किया? अच्छा। हाँ, वो तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट ही हो गया ना। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप कोई बेहतर जॉब पाने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ देते हो। मतलब तुम्हें लग रहा है कि हाँ, अगर तुम मान लो तुम्हारी जॉब लग गई, एसएससी में लग गई होती, तुम एसएससी को छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते, तो इस समय जो बीच का जो गैप रह जाता है कि हाँ, आप बेटर जॉब के लिए आपने कोई ब्रेक लिया है, इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या? लेकिन वो जॉब नहीं छोड़ रहे होते, वो उसमें से छुट्टी लेके आते हैं। ठीक है, वो अलग मुद्दा है। ज़्यादातर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आएंगे ना, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ के नहीं आते। वो क्या करते हैं, सबैटिकल डाल देते हैं या फिर 1 साल की प्रिपरेशन की लीव ले लेते हैं, उतना अलाउड होता है। तो फिर क्या होता है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो उसी जॉब में ज्वाइन हो जाएगा वापस, अगर हो गया तो बढ़िया ही है, तब छोड़ देगा। तो ऐसे समय में जब जब वो जॉब छोड़ेगा और नई जॉब के लिए वेट कर रहा होगा, इस समय को ही हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो कुछ समय का अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि पहले कोई जॉब थी उसको छोड़ा है फॉर गेटिंग अ बेटर जॉब, इस समय का बीच में जो वो अनएम्प्लॉयड होता है इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लिखो अब इसे, लिखो। इट ऑकर्स व्हेन occurs when a person leaves a job leaves a job in pursuit of in pursuit P-U-R-S-U-I-T, in pursuit of P-U-R-S-U-I-T, pursuit of better job। हाँ, बोलते ना मैं ये वाली डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। आ रही बच्चों में? पता नहीं, कोई बात नहीं, सीख जाओगे वोकैबलरी। क्या? परस्यूट पे जाओगी? अच्छा, चुप रहोगी? ठीक है। नहीं, क्लास के अंदर तुम्हें थोड़ा बोलना चाहिए। करेक्ट। देखो, बोलने से क्या होगा, कोई कमी होगी तो तुम्हें पता लग जाएगी ना। अब मन में तो तुम सोच के बैठे हुए हो, तुम्हें आता है, और तुम कोई गलत धारणा लेके बैठे हुए हो। हाँ, जैसे अभी था ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वाली, वैसी। ठीक है। चलो, लिखो। इन परस्यूट ऑफ अ बेटर जॉब एंड देयरफॉर ही इज unemployed and therefore he is unemployed for a short duration, and therefore he is unemployed for a short duration। ऐसा तो नहीं बताया था। कुछ टाइम के लिए तो क्या तो
कुछ टाइम के लिए, फिर तुम पढ़ के निकले, अब तुम कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयड हो, फिर तुम्हें जॉब लग गई। नहीं नहीं, नहीं मैं उसका मीनिंग निकाल के बता रहा हूँ। एक मीनिंग ये भी निकलता है जो आप बोल रहे थे ना, कि हो सकता है आपने पहले कभी जॉब ही नहीं करी हो, आपकी पहली जॉब ही कुछ समय के बाद लगी है, तो इस पर्सन को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, इसको तो बेरोजगार ही बोलेंगे। ठीक है कि अनएम्प्लॉयड है। क्लियर? बस ये याद रखना, जब एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ने के बीच का जो गैप है, फ्रिक्शन है ना दो के बीच में, इसी को ही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं। सेकंड लिखो, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें ट्राई करना चाहोगे? नहीं नहीं, वो खेती बाड़ी वाला जो है ना उसके लिए एक अलग वर्ड है। साइक्लिकल का मतलब है कि आम तौर पे इकोनॉमी जो है ना एक साइकिल से गुजरती है। एक अच्छा दौर आता है, एक खराब दौर आता है ना, जैसे इंसान का भी आता है। जब अच्छा दौर होगा तब वो जो चाहेगा सब सही होगा। हाँ, अपना टाइम आएगा। जैसे एक पता नहीं किसी ने ऐसा वो मारा था कि अच्छा वक्त क्या होता है, बोला अच्छा वक्त वो होता है जब आप बैट घुमाते हो और बॉल आपके बैट को टच कर जाए, मतलब राइट बॉल आए, वो नहीं। अच्छा वो वक्त तो तब बोलते हैं जब आपने बैट घुमाया और बॉल एकदम आकर सही डायरेक्शन में लग जाए बैट में और सिक्स लग जाए, कि आपने कुछ भी करा और वो बेटर ही हो गया। तो अगर इकोनॉमी में ऐसा हो रहा है, इकोनॉमी का अच्छा दौर है, अच्छा ग्रो कर रही है इकोनॉमी, डेवलपमेंट हो रहा है, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, है ना। अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है, पैसा आ रहा है, लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो चीज़ें बनेंगी। और बनेंगी तो क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। राइट? लेकिन कोई ऐसा टाइम भी आ सकता है जब इकोनॉमी की हालत थोड़ी सी खराब होगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा डिमांड नहीं करे होंगे लोग, और जब ज़्यादा डिमांड नहीं करे होंगे तो लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। तो साइक्लिकल का मतलब है जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होगी तब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहेगा, और जब इकोनॉमी अपने एक ख़राब फेज से गुजर रही होगी तब एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया था, शायद आप लोगों को नहीं बताया। हाँ, अमेरिका के अंदर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बताया था क्या? हाँ, 2008 में क्या हुआ था, वहाँ पे एक बैंक फेल हो गया था। बैंक लीमन ब्रदर्स नाम का एक बैंक था। बैंक फेल हो गया, मतलब लोगों के पैसे ले लिए, अब चुका नहीं पा रहा है, हो गया बैंक फेल। अब जितने लोगों के उसमें पैसे पड़े हुए हैं सबके सब खत्म, जीरो। राइट? ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई, नीचे गिर गई। अब कोई डिमांड नहीं, कोई सप्लाई, कुछ नहीं कुछ समय के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, लोग डिमांड नहीं करेंगे, और जब लोग डिमांड नहीं करेंगे तो अगर मान लो मेरी कोई कंपनी है ऐसे समय में, तो क्या मैं ज़्यादा सामान बना के रख लूँ? जब मुझे पता है कोई खरीदने नहीं वाला, तो मैं क्यों ज़्यादा सामान बनाऊँ? तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन को कम कर दूंगा, जो लोग होंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको निकाल दूंगा जॉब से। क्लियर है? लेकिन वहीं इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मुझे दिख रहा है कि हाँ ज़्यादा सामान बेच सकता हूँ, तो चार आदमी और रख लेंगे। क्लियर? इसको बोलते हैं साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। लिखो, लिखो। इट इज, इट इज द चेंज इन, it is the change in number of person employed, number of person employed, which is linked to, which is linked to economic growth, economic growth और स्लो डाउन, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्लो डाउन। ठीक है? अब ये वाला डायग्राम बना लो, जब स्लो डाउन होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब ग्रोथ का फेज होगा इकोनॉमी में
तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अभी तुमने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं। ले ऑफ मतलब बहुत सारे लोगों को काम से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिख रहा है यार इतनी डिमांड है ही नहीं, जगह जगह सब लोग लड़ रहे हैं। हाँ, टीसीएस। ठीक है, टीसीएस हमारे यहाँ के एमएनसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 12,000 लोगों को निकालने की अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिक है इसमें, तो आदमी ढीले हैं तभी तो निकाल रही है। जो अच्छे काम करने वाले होंगे उसको कोई निकालेगा नहीं ना। करेक्ट है, लेकिन वो वाली भी बात है ना कि जब उन्हें चाहिए, जब उन्हें दिख रहा है ग्रोथ है, तो 4 बंदे एक्स्ट्रा हायर कर लिए। लेकिन जब नहीं है तब फिर क्या? चलो ठीक है, ठीक है। बस वही वाली बात है, सब अपना ही देखते हैं कैपिटलिज्म में। क्लियर है? फिर मैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आगे देखो नेक्स्ट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो नाम से ही क्लियर है। और हाँ, खेती। करेक्ट। या तुमने देखा होगा कुछ दुकानें होती हैं जो सीजन वाली होती हैं। हाँ, हाँ, स्वेटर वाली हो गई, या जैसे राखी की हो गई, पटाखों की होगी, काइट। जब तक वो संक्रांत आएगी, यहाँ पर मकर संक्रांति में पतंग उड़ाई जाती है, तो उस 2-3 महीनों में बिकती हैं वो पतंगे, उसके बाद। हाँ, ठीक है। चलो लिखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में लिखो, इट ऑकर्स ड्यू टू seasonal nature of work. It occurs due to seasonal nature of work. The workers are full stop. The workers are employed for a. The workers are employed for a seasonal nature of work. The workers are employed only during a certain season. जैसे एक और उदाहरण, तुम मान लो गाजर का हलवा बनाने वाले हलवाई हो, वो तो केवल सर्दियों में ही बनेगा। तो तुम्हारी डिमांड भी क्या होगी, सर्दियों में ही होगी, गर्मियों में तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं है। हाँ, क्या बोलते हो उसको? कुछ बनाता ना मलाई वलाई डाल के दूध में। हाँ, केसर मलाई, ठीक है। चलो लिख लो, एग्जाम्पल, दूध फैक्ट्री। चलो उसका अलग सीन है फिर। चलो लिखो, एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर। क्या? नहीं नहीं, हलवाई रहने दो तुम। और वो लिख लो, टूरिज्म लिख लो। गाइड। गाइड जो होता है, ऐसा नहीं है कि पूरे साल काम होता है। एक तो छुट्टियों के मौसम में होता है काम उसके पास। हाँ, शिमला अभी जाओगे तो कब जाओगे, जब तुम्हारी छुट्टियां होंगी तभी तो जाओगे। ऐसा थोड़ी हो कि उधर बर्फबारी गिर रही है, भयंकर रास्ता बंद हो गया तो तुम भी जा रहे हो, है ना। ऐसा काम। या जैसे राजस्थान की बात करें, भयंकर गर्मी में लोग नहीं आना चाहेंगे। हाँ, सर्दी में भी वो कौन सा कि नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर स्टार्टिंग, भयंकर बिल्कुल लास्ट दिसंबर में तो यहाँ पे भी कोई नहीं आना चाहेगा। हाँ, ठीक है। जनवरी वाला भी नहीं, मतलब लास्ट दिसंबर और जनवरी स्टार्ट वाला थोड़ा मुश्किल बोल सकते हैं, पर हाँ उसके बाद बनता है। हाँ, ठीक है, क्लियर है। लिखो नेक्स्ट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेट। डिसगाइज्ड, DISGUISED, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सुना ये वर्ड? डिसगाइज्ड, GUISED, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पहले बताया हुआ है।
सिलेबस में नहीं, तुम्हें शायद हिस्ट्री में भी बताया, डिसगाइस बताया, ब्लेसिंग इन डिसगाइस। मॉडरेट्स ने अंग्रेजों को बोला था दैट दे आर ब्लेसिंग इन डिसगाइस, बोला था, मुझे याद है। डिसगाइस मतलब छुपा हुआ, आ गया याद? ठीक है। तो डिसगाइस का मतलब छुपा हुआ, यानी ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो छुपी हुई है, ठीक है। और जनरली खेती बाड़ी में आपको दिखाई देती है। जैसे क्या होता है कि अगर मान लो कोई फैमिली है, बड़ी फैमिली है, 10 एक लोग रहते हैं, फार्म छोटा सा है। अब क्या है, सारे के सारे लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है सारे के सारे एम्प्लॉयड है। बड़ा परिवार है, छोटा सा खेत है, सारे के सारे लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तो दूर से ऐसा लगता है यार सारे लोग तो एम्प्लॉयड है। बट रियलिटी में इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। मतलब उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो जबरदस्ती बस दिख रहे हैं काम करते हुए, बट काम हो नहीं रहा है उनसे। मतलब अगर तुम उन लोगों को भी हटा दोगे तो प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। आ रही है बस समझ में? तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा लोगों का एम्प्लॉयड होना। और जनरली हम ये ट्रेंड कहाँ देखते हैं, हमारे फार्मिंग में देखते हैं, और एरियाज में भी हो सकता है। जैसे अभी तुमने बताया कि दूध फैक्ट्री है, तो हाँ, अब उसमें परिवार के 4 पुश्ते हैं, तो इसका मतलब चाचा ताऊ सबके लड़के हैं, उनके भी बच्चे हैं। अब इतने लोगों की ज़रूरत है नहीं उधर, आई बचपन में। बट जनरली ये फिनोमेना हमें कहाँ देखने को मिलता है, खेती बाड़ी में। तो मैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करें, अगर जो एक्स्ट्रा पीपल हैं उनको आप इसमें से निकाल भी दोगे तो प्रोडक्टिविटी पे या प्रोडक्शन पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। क्लियर? लिखो। व्हेन, लिखो, व्हेन मोर पीपल, व्हेन मोर नंबर ऑफ पीपल, when more number of people are employed, when more number of people are employed then actually needed, then actually needed, full stop. The removal of, the removal of excess, the removal of excess, EXCESS वाला excess, ठीक है। excess मतलब ज्यादा, ठीक है। the removal of excess number of people, the removal of excess number of people does not lead to, does not lead to any decrease in, any decrease in, any decrease in प्रोडक्टिविटी। कि 10 लोग थे तो भी उतना ही काम हो रहा है, और 5 लोग होंगे तो भी उतना ही काम होगा। मतलब वो जो एक्स्ट्रा 5 लोग आपने निकाले, उनसे कोई प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो इसीलिए क्या होता है, लंबे समय में उन्हें पता लग जाता है इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या होता है, उसमें से जो आदमी लोग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं शहरों की तरफ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर जॉब। पीछे रह जाती हैं औरतें, और फिर वो औरतें क्या करती है, खेती बाड़ी में कंट्रीब्यूट करती है वर्कर की तरह। इसलिए खेती बाड़ी में तुम्हें लॉन्ग टर्म में औरतें ज़्यादा दिखाई देती है एज कम्पेयर टू मैन। क्लियर है? तो मैं, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। चलो। हम्म। हम्म। करेक्ट। वही तो इशू है, जेंडर गैप है पेमेंट के अंदर भी, हर जगह जेंडर गैप है। लिटरेसी में बताया था कि आदमी ज़्यादा शिक्षित है आदमियों औरतों की तुलना में, ठीक है। फिर अगर शिक्षित नहीं होगी औरतें तो आगे जाके अगर सैलरी पाने वाली जॉब में चली भी जाती हैं तो उन्हें सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। कई बार जो एम्प्लॉयर होता है उसका ही माइंडसेट थोड़ा पेट्रियार्कल होता है, वो जानबूझ के देना नहीं चाहता औरतों को ज़्यादा पैसे, है ना? क्लियर है? लिखो नेक्स्ट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है कि अगर इकोनॉमी का किसी तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मान लो आज से 20 साल पहले
अगर हम इमेजिन करें, ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे यहाँ कपड़ा बनता होगा वो हाथों से बनता होगा। 20 30 40 साल पहले की इमेजिन करो, तो ज़्यादातर कपड़ा कैसे बनता होगा? हाथों से बुनाई करनी पड़ती होगी, राइट। लेकिन उस समय भी जो बुनाई करने वाले होंगे वो भी क्या होंगे? स्किल्ड वर्कर्स होंगे। अभी तुम्हें बोल दो कि बुनाई कर लो, कपड़ा बना लो, बन जाएगा तुमसे? नहीं बना पाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल नहीं है। उस समय एक स्किल रिक्वायर्ड था। लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब जो है मशीन्स आ गई हैं, बड़ी बड़ी, हमारे पास लूम्स बोलते हैं, लूम्स। तो ये लूम्स क्या होती है? बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन करती हैं। अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो हाथ से कपड़ा बुनना जानते हो। अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मशीन चलाना जानते हैं। अगर वो मशीन चला सकता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ऐसे में जो लोग हाथ से ये बुनाई का काम करते थे वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। स्ट्रक्चर ही बदल गया कि पहले जो कपड़ा बनता था वो हाथों से बनता था, आज वो किससे बन रहा है? मशीनों से। तो अब मशीन चलाने वाले लोग चाहिएंगे, हाथ से बुनाई करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में ऐसे लोग क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। समझ में आया? इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलने के कारण एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है। ठीक है, लिखो। when the structure of economy changes when the structure of economy changes, it leads to it leads to unemployment leads to unemployment of those workers of those workers whose whose skill become obsolete whose skill become obsolete. OBSOLETE, obsolete। सुना ये वर्ड कभी? हाँ ठीक है, करेक्ट। OBSOLETE, ऑब्सोलीट, पुराना हो जाना। ठीक है, जैसे धीरे धीरे तुम लोग होते जा रहे हो ठीक है, तुम्हारे स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा तुम्हें। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है यार, एवरी डे यू शुड वेक अप एंड ट्राई टू बिकम न्यू, अपग्रेड। हाँ, 2 नहीं, तुम 1.1 भी कर लोगे ना, बहुत है। और इतना भी करोगे ना तो यू आर स्लोली सी प्रोग्रेस। क्या रहता है? ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट देखिए आपने? सबसे पहले फ्रिक्शनल। क्या होता है सिमरन? हाँ, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की सर्च के अंदर बैठा होता है और इस समय कुछ टेम्प्रेरी समय के लिए अनएम्प्लॉयड होता है, इसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर देखा सीजनल। क्या होता है? हाँ बताओ। कृ- कृषि मत बोलो, कृषि तो उसका एक एग्जाम्पल है। हाँ हाँ। मतलब ऐसा जॉब या ऐसा नेचर ऑफ वर्क जो सीजन पे डिपेंड करता है। जब तक सीजन होगा तब तक एम्प्लॉयमेंट है, जब सीजन नहीं होगा अनएम्प्लॉयड रहेगा। वही पूछी थी मैंने। अच्छा, वो ऑर्डर से चल रहे हो क्या आप? ठीक है। साइक्लिकल, जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होगी, अच्छे फेज में होगी, तब एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगा। अब जब इकोनॉमी अच्छे फेज में नहीं होगी, स्लो डाउन में होगी, तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट गिरेगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। फिर हम लोगों ने देखा डिसगाइज्ड। ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? खेती बाड़ी में, कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में जो एक्स्ट्रा लोग हैं अगर वो हट भी जाएं तो उससे प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्ट हम लोगों ने देखी स्ट्रक्चरल, कि अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल जाए, मान लो कि कोई इंजीनियर है, वो जब आज से 10 या 20 साल पहले बीटेक या डिग्री अपनी करके आया होगा, तब उसे लैंग्वेज सिखाई गई होगी सी। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत पुरानी, 30 40 साल पुरानी लैंग्वेज है। तो जब वो सीख के आया था तब तक उसका स्किल रिक्वायर्ड था। लेकिन आज के ज़माने में सी बहुत पुरानी लैंग्वेज हो चुकी है, नई लैंग्वेज आ गई है, जैसे पाइथन। ठीक है, तो अगर
ऐसी लैंग्वेज आपको नहीं आती, पाइथन नहीं आती, आप सी सीख के बैठे हो और आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण आपकी जॉब चली जाएगी। अब लोगों को पुरानी वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, लोगों को नई स्किल वाली लैंग्वेज चाहिए। क्लियर? चलो, इसके साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। कल से हम देखेंगे रूरल डेवलपमेंट।